माय यूट्यूब चैनल्स आसान के एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक रियल नंबर के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1 का ए पे चले थे, क्वेश्चन उसमें हुआ है। अब हम उसके आगे चल रहे हैं, जो अगला थ्योरम है, अगला प्रमेय है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप के बाद एक स्टेप, हम कोई भी किसी प्रकार की हेडिंग कोई छूटेगी नहीं आपकी। और कोई भी जो भी जितने भी थ्योरी आपके दिए हैं, कोई भी थ्योरी बुक में जितना दिया है कुछ भी छूटेगा नहीं। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो चलते हैं आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा का टॉपिक है। आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक है अर्थमेटिकल, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिकल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिकल, जिससे हम बोलते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। क्या बोलते हैं? अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, इसी पे चर्चा करने वाले हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। देखिए, अब ध्यान देखिए, आज का जो है टॉपिक है, आज का टॉपिक एक सेकेंड थोड़ा, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग आज का टॉपिक है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, जिसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक। तो हम इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं क्या है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या। इसको लिख लीजिए, कैसे लिखते हैं हम? प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों। क्या लिखा है हमने? प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिखने की विधि को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यहां तो बात समझ में आई आपको? एक बार फिर देख लीजिए क्या लिखा है हमने। प्रत्येक भाज्य संख्या को, क्या लिखा? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने की विधि को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अच्छा, देख लेते हैं। जैसे में भाज्य, क्या लिखा आपने? भाज्य संख्या लिखा। भाज्य संख्या के बराबर होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे, इसी पे होंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है नोट की। क्या बात आती है? एक विशेष बात जो होती है, जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है, जो आपको जानने योग्य बात होती है। वो बात क्या है कि एक से बड़ा कोई पूर्णांक या तो अभाज्य हो सकता है, एक से बड़ा कोई पूर्णांक या तो अभाज्य हो सकता है या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। नोट की बात यही है
कि या तो कोई संख्या एक का अभाज्य हो सकता है या एक संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, हम नोट में लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? एक से बड़ा कोई संख्या, एक से बड़ा कोई संख्या, या फिर हम लिख सकते हैं पूर्णांक, कोई पूर्णांक क्या होता है? कोई पूर्णांक या तो अभाज्य, क्या होता है? या तो अभाज्य हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हो सकता है? या तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, समझने की बात है। जैसे में आप समझ लीजिए, पहले समझाते हैं आपको हम। जैसे में आपको दे दिया, क्या दे दिया इसमें कि यदि आपके पास कोई संख्या दे दिया 6, क्या दे दिया? 6 को आप जानते हैं, 6 को आप या तो लिख सकते हैं 3 × 2, या तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3। क्या कर सकते हैं आप? 6 को या तो आप 3 × 2 ही लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, जहां पर 2 और 3 कैसी संख्या भैया? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। इस तरीके से बात समझ में आपको आ गई। आप और कोई भी संख्या दे सकते हैं, जैसे आप 15 ले लीजिए, लेने की चाहो 15 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, जैसे 15 ले लिए, तो 15 लेने के बाद हम लिख सकते हैं भैया इसको 5 × 3, या फिर हम 3 × 5 लिख सकते हैं। ये यहाँ पर 5 और 3 कैसी संख्या है भैया? अभाज्य, एक सेकंड रुकिए, 5 और 3 अभाज्य संख्या हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं हम। बढ़िया से समझिए, कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। आप जितने अच्छे से थ्योरम को समझेंगे, क्वेश्चन को उतने अच्छे से और आसानी से लगा पाएंगे। चलिए देखिए क्या है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम लिख सकते हैं। और हमने लिखा क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, क्या भैया? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे में आपने देखा कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी भाज्य संख्या के बराबर होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। नोट में आपने क्या लिखा कि एक से बड़ा, क्या लिखा? एक से बड़ा कोई संख्या या तो पूर्णांक होगा या तो अभाज्य हो सकता है, या फिर अभाज्य संख्याओं का क्या हो सकता है? गुणनफल हो सकता है। ये तो बात आपके नोट एंड इंपॉर्टेंट की बात थी, इसको भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे मैं दिया एग्जांपल, हमने उदाहरण समझाया आपको। क्या समझाया? 6 को लिया, 6 आपने क्या कोई संख्या है, 6 क्या है? भाज्य संख्या है। अब भाज्य को क्या किस रूप में लिख सकते हैं हम? 6 को 3 × 2 मतलब 3 और 2 के रूप में लिख सकते हैं, या 2 और 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी को जहाँ पर 2 और 3 क्या है? एक अभाज्य संख्याएं हैं। अब जैसे 15 हमने लिया, 15 को भी लिख सकते हैं 3 × 5 मतलब 5 × 3 यानी 3 × 5 दोनों ही रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 5 और 3 दोनों ही क्या हैं? दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार से हम इसको अर्थमेटिकल अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें थोड़ा जानने की जरूरत है। तो इसको मिटाते हैं तो आगे समझाते हैं आपको हम। देखिए इसकी बात एक ये है कि हम इसके आधार पर
देखिए, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फंडामेंटल यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा। तो हम इसके आधार पर, इसी के आधार, किसके आधार पर, इस प्रमेय के आधार पर हम एलसीएम और एचसीएफ, क्या एलसीएम और एचसीएफ दोनों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखा हम लोगों ने अर्थमेटिकल के आधार पे कैसे क्या हो रहा था, एलसीएम एचसीएफ निकलता। अब उसको देखते हम क्या करते हैं। अब उसके आगे कुछ और जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? जानते हैं कि एचसीएफ और क्या जानते हैं, एचसीएफ और एलसीएम क्या करने, ज्ञात करने के अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए मैंने क्या लिखा आपको कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक बचपन से पढ़ते चले आए हैं, हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ को बचपन से पढ़ते चले आए हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जैसे कि हमने माना कोई दो संख्याएं हैं, दो कोई पूर्णांक हैं, जैसे में ए और बी क्या है, दो पूर्णांक हैं। ए और बी दोनों क्या हैं, कोई पूर्णांक हैं, ठीक, कोई संख्या है। तो अब हम ये बात करते हैं कि इनका एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, मतलब इन दोनों का लासा और इन दोनों का मासा। तो अब इसी पे अकॉर्डिंग बातें होती हैं। तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके लासा और मासा, मतलब इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या हमने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होता है। जिस प्रकार से अगर आपको कुछ इसमें दिया, दो संख्याएं दी हैं, अगर आपको कह दे कि इसका एलसीएम एचसीएम का कितना, इसका गुणनफल कितना होगा, तो उसका गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अगर आपसे कोई बात कर दे कि इसमें भैया, अगर आपको पहले पूछ ले भैया कि अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल देकर गुणनफल दे दिया और आपसे कह दिया कि उसका क्या कर दिया कि एलसीएम दे दिया, तो आपसे एचसीएफ पूछ लिया, इसमें से कुछ न कुछ मैटर आपको दिए होंगे। क्या होंगे? आपको कुछ न कुछ मैटर दिए होंगे। या तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया होगा, या तो उसमें से एलसीएम दिया होगा, तब आपसे एचसीएफ पूछेगा। यदि आपसे एलसीएम पूछ लेता है, यदि आपसे एलसीएम पूछता है, जब आपसे एलसीएम पूछेगा तो जायज़ सी बात है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया होगा और उसके साथ में क्या दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा दोनों संख्याओं का। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इन्हीं दोनों फार्मूलों के, मतलब इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के होंगे उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इसके आंसर तक पहुंचेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको कहाँ तक समझ में आया। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा थ्योरम को देखा, एचसीएफ फाइंड करने के फार्मूले को देखा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल को सॉल्व कर देखते हैं कैसे होता है। देखिए कह रहा है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करें। क्या कह रहा है आपसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। किसका कह रहा है भाई साहब, आपसे कह रहा है। पहले तो आपको 6 का कहा है, उसके बाद इसने 72 का कहा है, उसके बाद इसने कहा है 120 का। तो आप क्या काम करिए, अब इन सब का फैक्टर कर लीजिए। जब फैक्टर आप करेंगे तो देखो क्या हम 6 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है 72 को। अब किसकी बात आती है, 72 को। तो अब 72 को कैसे लिख सकते हैं, 72 को पहले फैक्टर कर लीजिए। किस प्रकार से फैक्टर आप करते हैं, कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3।
हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 हो गया। तो कितना आ गया, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए 2 3 बार आया है तो 2 की पावर 3, 3 2 बार आया है 3 की पावर 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम 120 का भी निकाल सकते हैं। 120 का निकाल कर आप देख लीजिए, इससे आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छंगे 12 जीरो आ जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, फिर 15 कट जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए, फिर इसको 5 से काट दीजिए। कट गया कि नहीं कटा देख लीजिए बढ़िया से। बात 2 3 6 कट गया, हाँ सही है, ये भी सही है, 15 30 सही है, 3 5 15 से 15 सही है। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे आया है 2 3 बार आया है, और क्या आया है, और इसमें देख लीजिए, हाँ 3 एक बार 3 आया है, और क्या आया है 5 आया है। अच्छा, अब आपसे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो इसका हो गया फैक्टर आपने कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि इसका वो क्या का फाइंड करना है, HCF। तो जो मेरे प्यारे भैया, मेरे लल्ला, मेरे मिट्ठू, मेरे गाजी मियाँ, जो भी होता है, जैसे आप लोगों से कहा गया कि HCF की बात, तो HCF वह संख्या होती है जो इन सब की सबसे छोटी घात, जो उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे छोटी घात का क्या होता है, उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी उभयनिष्ठ घात कौन है, क्या कह रहा है इसमें, सबसे छोटी उभयनिष्ठ घात क्या है। तो मेरे प्यारे देखो इसमें आपको ऐसा क्या है जो हर जगह प्राप्त हो रहा है, तो एक बार देख लीजिए। देखो 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, इसका मतलब हमने 2 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। सबसे छोटी घात 2 है तो 2 की घात 1 है, 1 हमको बाहर निकाल लिया इसको। अच्छा, अब देखिए उसके बाद और क्या कॉमन उभयनिष्ठ हो रहा है, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ 3 की पावर 2, इसका मतलब इसमें भी एक 3 इंक्लूड है। अगर इंक्लूड है कितना हो गया, ये 3 इंटू 2 के रूप में आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 इज ए राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो गया, HCF हो गया है। अच्छा, अब बातें करते हैं इसकी हम क्या, अब हम इसकी बातें करते हैं LCM की। तो हम लोग LCM की बात हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। क्लास 3rd 4th 5th में, ये अधिकांश क्लास 4th से स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादातर क्लास 3rd और 4th ये सब LCM और HCF और छोटे छोटे फार्मूले के रूप में स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को वहीं से इसको सिखाया जाता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या, हम तो आप लोग हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो देख लीजिए आप इसको कि इसकी ज़रूरत, क्योंकि हम जो पढ़ के आए हैं सबकी ज़रूरत आगे न कहीं हमको मिलती है, इस प्रकार हमको पिछली बातों को भूलना नहीं चाहिए। देखिए क्या बात कर रहा है अब LCM, तो हमने जब HCF को देखा, HCF हमने क्या देखा कि सबसे छोटी घात जो उभयनिष्ठ हो, और सबसे छोटी, उभयनिष्ठ का मतलब आप समझते हैं ना, उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में कॉमन हो, जो सब में मिलता हो, उसी को क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ कहा जाता है। अच्छा, अब बात ये क्या कह रही है कि भैया अगर आपसे बात कर लिया कि भैया LCM बताइए, किसका बताइए भैया, LCM, तो भैया अभाज्य गुणनखंडों का, क्या बोलेंगे आप, अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़ी घात, क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़ी घात के संख्याओं का गुणनफल का ही क्या कहलाता है भैया, इसका LCM कहलाता है। तो देखिए भैया सबसे बड़ी घात क्या क्या है इसमें देख लीजिए। सबसे बड़ी घात 2 की घात कितनी है, 3, कितनी है, 2 की घात 3, इसको लिख लिया। उसके बाद क्या है, 2 की घात 3 की घात 2 है, उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है आपका 5 बचता है, कितना बचता है, 5 बचता है। अब इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है। अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका करेंगे, तोड़ लेते हैं इसको, 3 का 9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भैया 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72 गुणे 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 7 35, 35 1 36, को मिला कितना आ गया, 360, कितना आ गया, 360। इसका मतलब कितना आ गया, LCM बराबर आपका आ गया 360 इज राइट आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से तोड़ मरोड़ के हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किए हैं, और आप, हमें उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से ही समझ में आया होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी तक, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल के बेस में, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 बार अब तक आ चुका है। 2013 में आया है और 2017 में आया है। इसलिए इस क्वेश्चन को लेना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि हमको आपको एग्ज़ाम से वाकिफ़ कराना है कि आपको जानते रहिए कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। तो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यह कह रहा है कि इसका जो HCF दिया हुआ है उसको 165m-117 के रूप में दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यही है कि इसमें जो यम दे दिया है, यम बच्चे देख कर डर जाते हैं। अब उसी m का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद आपको LCM भी फाइंड करना है। क्या कह रहा है कि रूप में दर्शाया गया है, यम का मान ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से आप इसका क्या करिए, 65 और 117 का LCM भी ज्ञात करें। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहें। एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार, पक्का है कि आपको समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको करने में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं। जितना अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा हार्ड होती है, क्वेश्चन नहीं हार्ड होता यार। ये भाई LCM इससे किसको नहीं आता यार, सबको आता है, आता सबको, लेकिन क्वेश्चन की भाषा ही समझ में नहीं आती कि पहले हम करें तो करें क्या, किसका LCM करें, किसका HCF करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहीं तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए क्वेश्चन को आपको बार बार पहले पढ़ना चाहिए। जितने अच्छे से सावधानी के साथ आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उतने जल्दी उतना ही अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक बार फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया। मतलब इसका जो HCF इन दोनों संख्याओं का दिया हुआ है उसको इस रूप में दर्शाया गया है कि 65m-117। हम आपको बार बार क्यों इंडिकेट कर रहे हैं इस यहाँ पे, क्योंकि यही क्वेश्चन का जो बच्चों को समझ में नहीं आता, यही वहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, क्योंकि दर्शाया गया है, फिर कह रहा है m का मान फाइंड करिए, जो आपको m दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद क्या करना है, साथ ही साथ क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से आपको इसका LCM भी फाइंड करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते क्या है, हमको इसको यहाँ तक पहुँचेंगे। सबसे पहले कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, देखिए कि भैया 65 और 117 का हमें क्या करना, पहले फैक्टर करके देख लो। भैया 65 कितने का फैक्टर है, भैया 65 भैया सीधा दिख रहा है भैया 13 पचे 65, क्योंकि इसमें 2 कटने वाला नहीं है, 3 से कटने वाला नहीं है, डायरेक्टली किसे कटेगा, 5 और 13 से फैक्टर में ये कट जाएगा। और बात बची 117 भैया 117 भी क्योंकि भैया नहीं कटेगा, क्योंकि इसे किससे कटेगा, ये एक बार 3 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 13 से कटेगा। 3 3 का 9, 13 9 117, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि HCF क्या होता है। HCF वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं के फैक्टर में दी गई सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या। भैया देखो, सबसे उभयनिष्ठ इसमें कौन सा कॉमन दोनों मिल रहा है, आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, आपको कॉमन क्या दे रहा है, 13 दे रहा है। 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, इसकी सबसे छोटी घात है भैया, तो सबसे छोटी घात 13 है, 13 के निकालो भैया बाहर। 13 का क्या हो गया भैया, इस प्रकार से आपको क्या फाइंड हो गया, HCF। अच्छा, अब हम बात चलते हैं जो क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने क्या कहा है कि हम इसके बराबर HCF के बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, 65m, क्या लिख सकते हैं, 65m-117 बराबर क्या लिख सकते हैं, संख्याओं का HCF कितना फाइंड हुआ है, 65 और 117 का आपको 13 फाइंड हुआ है। इस प्रकार से बात समझ में आपको आ गई। अच्छा, अब इसको हम हल कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या होगा। हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अगर 65m-117 इधर है, अगर ये बराबर के उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, बराबर के उस साइड अगर आप इसको भेजते हैं तो कुछ होगा, कुछ प्राप्त होगी। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 65m बराबर 117 प्लस 13। अब देखो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ कर देते हैं, चलिए, यहाँ दिक्कत होगी तो यहाँ का ऊपर कर लेते हैं हम लोग। देखिए,
अब क्या करते हैं, 65m क्या लिखते हैं, 65m, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130, क्योंकि 17 13 30 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। हमको m की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या हो जाएगा 130/65, कितना हो जाएगा 130/65, कितना हो गया 130/65। अच्छा अब देखिए भैया कटता है, कट जाएगा 2 5 2 6 बार, हाँ आराम से भैया कट जाएगा। m कितनी बार कटा भैया 2, m की वैल्यू कितनी आ गई भैया इसकी 2, m का मान आपको क्या प्राप्त हो गया 2, 2 इज राइट आंसर इसका हो गया। अच्छा यहाँ तक तो बात समझ हो गई, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है हमको कि भैया अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से इसका आपको क्या करना है भैया, क्या करना है बताइए, लासा करना है। क्या करना है, लासा मतलब LCM फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे भैया आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, ऐसा ये कोई नया नहीं है कि जो हम आपको बता रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, इसका LCM। भैया इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ तक समझ में आई ना आपको बात, तो समझ में आ गई होगी। तो अब मिटाते हैं इसको, देखते हैं फिर इसके आगे को हल करते हैं हम लोग। देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई आपको 2 प्राप्त हो गया है। अच्छा अब इसके बाद जो उसने कहा कि भैया हमको आप LCM भी फाइंड करके बताइए। क्या कह रहा है कि आप हमको LCM भी बताइए, किसका 65 और 117 का। ठीक है, तो भैया आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, कोई आज की नई बात नहीं है। क्या पढ़ते चले आए हैं कि भैया अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, क्या दिया भैया, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा भैया 65 × 117, और भैया बटे में क्या होगा भैया, बटे में इसका होगा जो आपने पहले फार्मूला याद करिए, जो फार्मूला लिखा था आपने, क्या लिखा था HCF कितना है भैया इसका 13। अब 13 से क्या कर दीजिए भैया, इसमें आप भाग कर दीजिए, आपको LCM फाइंड हो जाएगा मेरे प्यारे। देखिए काट देते हैं भैया, 13 9 117 कट गया भैया, तो कितना आ जाएगा 65 × 9, 9 5 45, 9 6 54, 54 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा भैया 58, कितना हो जाएगा 585, कितना हो जाएगा भैया 585 इज आ राइट आंसर। दैट इज आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ भी आपको किसी भी प्रकार की असुविधा समझ में आए, आपको समझ में ना आए, डाउट हो, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। हम आपको समझाने की पूरी गारंटी लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके, पहले वीडियो में बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं कि भाई हम उन कमज़ोर बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिनको हमें जीरो से हीरो बनाने की इच्छा रखता हूं, और हम ये भी चाहते हैं कि वो बनने की भी चाहत रखें। बनाया उसी को जा सकता है जो बनने की चाहत रखता है, सिखाया उसी को जा सकता है जो सीखने की चाहत रखता है। इसलिए हम उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि जो बच्चे आर्थिक रूप से बेचारे कमज़ोर हैं, अब बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि जो बेचारे कमज़ोर हैं वो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, अपने कोर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट करें। मैं एक एक क्वेश्चन उनका डिफाइन कराऊंगा, बाकायदे थ्योरी बाकायदे सिस्टम के साथ उनको पूरा का पूरा सॉल्व करा के उनको संतुष्ट करने की मेरी गारंटी है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हमारे आज का लास्ट वीडियो मतलब लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप कहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आसान एजुकेशनल पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।